हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 164 सीआरपीसी सेक्शन 145 स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभव है वहाँ प्रक्रिया। इस पे भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आरजीएस में। अच्छी सेक्शन है। नाउ क्लोज फर्स्ट। जब कभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अथॉरिटी कौन होगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या उससे अन्य इत्तिला पर। ठीक है, अथॉरिटी कौन है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इत्तिला पर यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंधित विवाद है। भूमि का, जल का या उनकी सीमाओं से संबंधित विवाद है। ठीक है, जिससे परिशांति भंग होना संभव है, जिससे ऐसे लगता है कि पब्लिक पीस को हानि होगी, तब वह ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद से संबंधित पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित में आदेश देगा। क्या आदेश देगा? कि वे विनिर्दिष्ट तारीख को स्वयं या अपने अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित कथन पेश करें। न्यायालय संबंधित जो पक्षकार हैं जिनके बीच में विवाद है, उन पक्षकारों को लिखित में आदेश देगा कि न्यायालय ने उस आदेश में जो तारीख बता रखी है उस तारीख पर वह स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो न्यायालय में और पर्टिकुलर जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के वास्तविक कब्जे के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करे। ये थी अपनी क्लोज फर्स्ट। अब इसकी क्लोज सेकेंड क्या कहती है? तो इसकी क्लोज सेकेंड कहती है कि इस धारा के प्रयोजन से भूमि या जल पद के अंतर्गत क्या समझा जाएगा। तो भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की उपज और ऐसी अन्य संपत्ति के भाटक या लाभ भी हैं। ठीक है, ये सेक्शन भी, ये क्लोज भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि भूमि या जल से क्या अभिप्राय है। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे? भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि, उपज और कोई अन्य संपत्ति। क्लोज 3 इसका क्या कह रहा है? क्लोज 3 कह रहा है कि ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता के द्वारा समन की तामील में जो उपबंधित रीति बताई गई है उस रीति से ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों को की जाएगी, और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा निर्दिष्ट करें तो पर्टिकुलर जो विवाद की जो विषय वस्तु है ना, ऐसी भूमि या जल, उसके किसी सहज दृश्य स्थान पर भी लगाई जाएगी। अब इसका क्लोज 4 क्या कह रहा है? इसका क्लोज 4 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु में पक्षकारों में से किसी के कब्जे रखने के अधिकार के गुणावगुण एवं दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो उसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा। तो ये क्लोज कहना चाह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष विनिर्दिष्ट तारीख पर हाजिर होकर जो लिखित कथन उन्होंने पेश किए हैं उनको मजिस्ट्रेट परिशीलन करेगा, उनको मजिस्ट्रेट देखेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसे सब साक्ष्य लेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, और यदि अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई है तो वो भी लेगा। ठीक है, पक्षकारों में से कोई, और यदि संभव हो तो ये निश्चय करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता है या नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है, इसका भी निश्चय करेगा, डिसीजन देगा इस पे कि भाई क्लोज 1 में पर्टिकुलर जो विषय वस्तु है उस पर कौन व्यक्ति कब्जा रखता है। अब इसका प्रोवाइजो बता दिया। प्रोवाइजो क्या है? यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि पक्षकार उस तारीख को जिसको पुलिस रिपोर्ट या इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, इसमें लिमिटेशन दी गई है इस प्रोवाइजो में। मेन तो यही है कि इस प्रोवाइजो में मजिस्ट्रेट को जब पुलिस रिपोर्ट मिली और जब मजिस्ट्रेट को इत्तिला प्राप्त हुई उसके ठीक 2 माह के अंदर, उस तिथि के पूर्व के 2 महीने, मतलब जब ये रिपोर्ट हुई उसके पहले के 2 महीने के अंदर जिस व्यक्ति का उस पर कब्जा था या उस तारीख के पश्चात उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। क्या कहना चाह रहा है ये क्लोज? तो इस क्लोज का प्रोवाइजो कहना चाह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई पक्षकार जो है उसका जबकि ऐसी इत्तिला दी गई थी या ऐसी रिपोर्ट की गई थी उसके 2 महीने पहले तक उस पक्षकार का कब्जा था उस पर्टिकुलर विषय वस्तु पर,
और बाद में मतलब उस 2 महीने के भीतर भीतर उसे उसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो या तो मतलब फोर्सफुली या सदोष रूप से। ठीक है, फोर्सफुली और सदोष रूप से उसे निकाल दिया गया है, तब न्यायालय उपधारा 1 के अधीन यह उपधारणा करेगा या मानेगा न्यायालय कि पर्टिकुलर पर्सन का, जिसे कि 2 महीने पहले निकाल दिया गया था, सदोष रूप से या फोर्सफुली निकाल गया था, उस व्यक्ति का भी जब ये आदेश किया गया था उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए, तो उस आदेश की तारीख को उसका भी कब्जा था। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया। तो ये प्रोवाइजो ये कहना चाह रहा है कि 2 महीने पहले जिस व्यक्ति का कब्जा था उसका कब्जा वर्तमान में भी माना जाएगा। नाउ क्लोज 5 कि इस धारा की कोई भी बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि पूर्वोत्तर प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा। उस पर आगे की सब कार्रवाई रोक दी जाएगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। तो इस धारा की कोई भी बात किसी भी उपेक्षित पक्षकार को या हितबद्ध पक्षकार को ये दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि भाई वर्तमान में उसका इस पर कब्जा है या नहीं है, कब्जा नहीं है या नहीं रहा है। तब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि विवाद का कोई विषय ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को रद्द कर देगा और सारी कार्रवाइयां रोक दी जाएगी, और ऐसा रद्दकरण जो है उपधारा 1 के अधीन जो है वो अंतिम होगा। ठीक है, अब इसका क्लोज 6 क्या कह रहा है? इसका क्लोज 6 कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का डिसाइड करता है, मजिस्ट्रेट की पक्षकारों में से एक का उक्त विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा था। ठीक है, यहाँ मजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड कर लिया, या उपधारा 4 के प्रोवाइजो के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए था, तो वह घोषणा करने वाले कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए, और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए आदेश जारी करेगा, और जब तक उपधारा 4 के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोषता वे कब्जा किया गया है कब्जा लौटा देगा। सेक्शन 6 का क्लोज 1 तो इसका खंड क्या कह रहा है कि किसी भी एक पक्षकार को कब्जा सौंप सकता है। ठीक है, प्रोवाइजो में दे रखा था कि जहां किसी व्यक्ति को 2 माह पूर्व ही बलात् या सदोषता निकाल दिया गया है, तो ऐसा घोषणा करने वाले पक्षकार की उसका उस पर अधिकार है और विधि के सम्यक अनुक्रम में उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, तब न्यायालय क्या करेगा? ऐसा निषेध करने वाला जबकि बेदखली न कर दी जाए, कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, तो ऐसा आदेश जारी करेगा। क्या आदेश जारी करेगा? कि उसके प्रोवाइजो के अधीन रहते हुए उस पक्षकार को जिसे कि बलात् और सदोषता फोर्सफुली और रॉन्गफुली उसको हटाया गया था, डिस्पोज किया गया था, उसको उसका कब्जा वापस लौटा सकता है। तो ये क्या कहना चाह रही है कि सेक्शन क्लोज 4 के सब क्लोज में जिस व्यक्ति को हटाया गया था उसको 6 के क्लोज क्या में कब्जा अगर मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्रतीत होता है और ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट उसे कब्जा दिलवा सकता है। ठीक है, क्या लगता है मजिस्ट्रेट को? उसके विरुद्ध भाई उसे संविधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेदखल किया गया था। खंड क्या कह रहा है? किस तरह दिया गया आदेश उपधारा 3 में अधिकथित रीति से तामील किया जाएगा। ठीक है, और रद्द में प्रकाशित किया जाएगा। अभी सेक्शन इसकी क्लोज 7 कह रही है कि जब किसी कार्यवाही की पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, अब कार्यवाही का कोई पक्षकार है उसकी मृत्यु हो गई, तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बना सकता है। उसके रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, उन्हें कार्यवाही का पक्षकार लीगल हायर्स उन्हें कार्यवाही का पक्षकार बनाया जा सकेगा। फिर जांच को चालू रखेगा। यदि इस बारे में कोई प्रश्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्यवाही की प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है,
तो मृत का पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का, जितने भी व्यक्ति दावा करते हैं ना, उन सबको पक्षकार बना लिया जाएगा। क्लोज इतना ही है कि अगर कार्यवाही के दौरान पक्षकार की मृत्यु हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उन सभी को कार्यवाही का पक्षकार माना जाएगा। उसमें कोई संख्या की कोई गणना नहीं है, जितने हैं उन सभी को कार्यवाही का पक्षकार माना जाएगा। क्लोज 8 इसका कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल है या ऐसी कोई संपत्ति है जो जल्दी डिस्पोज ऑफ होने वाली है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी उचित अभिरक्षा और विक्रय का आदेश देगा और जांच के समाप्त होने तक ऐसे विक्रय के जो आगम है ना, उनको वैन करने का आदेश दे सकता है, इस तरीके से जो वो ठीक समझे। ठीक है, और अदरवाइज किसी का कब्जा साबित हो जाता है तो उसे दे दिए जाएंगे। क्लोज 9 क्या कह रहा है? क्लोज 9 कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो इस धारा के अधीन कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी की एक के आवेदन पर साक्षी के नाम से समन जारी कर सकता है कि वह कोई चीज़ या दस्तावेज जारी करे। तो क्लोज 9 को हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे साक्षी के नाम से समन न्यायालय जारी कर सकता है इस धारा के अधीन कार्यवाही के प्रयोजन से। और क्लोज 10 कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात धारा 126 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, उसका अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो सेक्शन 126 BNSS क्या कहती है, लेट्स सी। 126 BNSS कहती है अन्य दशाओं में प्रतिभूति परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति जो कि 1 वर्ष से अनधिक समय की थी और उसके लिए न्यायालय प्रतिभूति क्या लेगा, अन्य दशाओं में परिशांति कायम करने के लिए, जहाँ उसे इत्तिला मिलती है कि परिशांति कोई भंग होगी, कोई व्यक्ति सदोष कार्य करेगा, तो वो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है उसके द्वारा। तो ये थी अपने सेक्शंस 164 BNSS सेक्शन 145। आई थिंक अच्छे से क्लियर होगी।